हाँ हाँ, चलो शुरू करें। हमने प्रोबेबिलिटी की पूरी इंक्वायरी कर ली। अभी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, उसमें एग्जांपल 1 बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आप मेरी हेल्प करो, इसको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मान लो कि ये 3 मार्क का सवाल है, तो 3 मार्क के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जवाब आपको आता है। हाँ, क्या मैं सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख दूं तो चलेगा? तो किसी भी सिक्के को उछालने के टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? वेरी नाइस। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी फेवरेबल आउटकम कौन सा है? आपको क्या चाहिए अंकित? हेड चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम आपके एक है या 2 है? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फॉर्मूला तेरे फोटो को सीने से यार, हाँ, टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, नहीं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो तुम मुझे बताओ कि फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं? अपॉन। तो 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आपको हेड मिलेगा। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। फिर सेकंड पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। इजी? नहीं, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। फिलहाल इसको तो अभी मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले सब कुछ हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद एक साथ लिखेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम पे चले जाओ। ओके, चलिए इसमें कैसे करें इसको। अ बैग कंटेन्स रेड बॉल, एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल है। अ ब्लू बॉल, एक ब्लू कलर की है और एक येलो कलर की बॉल है। ऑल द बैग्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, नहीं पढ़ो तो सही, सारी जो बॉल्स हैं वो सेम साइज की है, ना कोई बॉल छोटे है ना कोई बॉल बड़ी है। इसके अलावा इसका टेक्सचर भी सेम है, यानी कि छू के पता नहीं कर सकते कि कौन सी बॉल रेड है कौन सी ब्लू है। कृतिका टेक्स आउट 1 बॉल फ्रॉम द बैग, मान लो कि इस तरीके की बैग है और इसके अंदर 3 है, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो। ठीक है, कृतिका जो है इसमें हाथ डाल के कोई भी एक बॉल निकाल रही है। अभी हाथ डालते वक्त उसको किसी भी तरीके से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बॉल कौन सी है। What is the probability that she takes out the yellow ball? येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ, तो लिखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला, वेरी नाइस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 3 में से येलो बॉल कितनी है? टोटल कितनी बॉल है? तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अभी सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी, हाँ 1/3। हाँ, 3 में से एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें से येलो बॉल निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, उसका फॉर्मूला भी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/3, विच इज योर आंसर नंबर 2। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, विच इज इक्वल्स टू 1/3, विच इज योर आंसर नंबर 3। अभी देखो ये 3 आंसर आपके हो गए, पर इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट येलो बॉल,
वेरी नाइस। येलो नहीं होनी चाहिए, तो कौन कौन सी हो सकती है? तो रेड एक और ब्लू एक, यानी कि दो फेवरेबल आउटकम हुए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड एंड नॉट ब्लू। वेरी नाइस, परफेक्ट, गुड, इजी। आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, किसी डाई को एक बार हम फेंक रहे हैं। डाइस तो आप लोगों को मालूम ही है ना? हाँ। डाइस को एक बार फेंकने से उसके टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 6 आउटकम हो जाते हैं ना टोटल। तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं? टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1 2 3, गुड आफ्टरनून, 4 5 6। ये इसके 6 आउटकम हो गए, क्योंकि एक ही बार डाइस को फेंक रहे हैं। What is the probability of getting a number greater than 4? 4 से बड़ा नंबर। 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 5 and 6। तो यहाँ पे, हाँ तुम्हारी बात सही है, पर इसको लिखोगे कैसे? हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फर्स्ट लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 5, 6। ये दो केस आपके फेवर में हैं, तो टोटल केसेस कितने हो गए? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4 को ना आप ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 4, राइट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू व्हाट? 2। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू व्हाट? 6। इसको अगर हम कट करें तो 1/3। तो 3 केस में से एक केस होगा आपके फेवर में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 6 केस में से 2 केस आपके फेवर में है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4? लेस देन भी चलेगा और इक्वल्स टू भी चलेगा। हाँ, तो 1 भी लेस देन है, 2 भी लेस देन है, 3 भी लेस देन है, और 4 जो है वो इक्वल है, तो लेस देन भी चलेगा और इक्वल्स टू भी चलेगा। तो आपके फेवर में कितने केसेस है? 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यहाँ पे लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा नया तो हो कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल और लेस देन, इसको कैसे लिखेंगे? लेस देन एंड इक्वल्स टू, राइट। लेस देन के नीचे एक लाइन, तो उसको बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कौन कौन से केस आपके फेवर में है? 2 3 4। टोटल आउटकम्स हमने ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर ना लिखे होते तो मैं यहाँ पे लिखता 1 2 3 4 5 6, पर क्योंकि हमने पहले से किया हुआ है तो 6। टोटल कितने फेवर है? 4/6। कट करने के बाद 2/3, यानी कि 3 में से 2 केस ऐसे हैं जो आपके फेवर में है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। इजी? और कुछ इसमें पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4। ओके, चलो नेक्स्ट। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. 52 पत्तों के बारे में हमने कल ही डिस्कस कर लिया, कैसे है क्या है। What is the probability that it would be an ace? Ace, हाँ, मुंह दबा के। तो probability of getting an ace, ये कैसे निकलेगा? Probability of getting an ace is equals to favorable outcome अपॉन टोटल आउटकम्स। तुम मुझे बताओ कि 52 पत्तों की गड्डियों में इक्के कितने होते हैं और टोटल पत्ते कितने हैं? इसको कट करेंगे तो 1/13 हो जाएगा, मतलब 13 पत्तों की जोड़ियों में एक इक्का होता है, राइट। अभी दूसरा, नॉट बी एन एस, तो इसको कैसे करें? हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर मान लो कि अगर आपको बोर्ड के एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है और उसको वैरायटी देनी है, तो कैसे करोगे?
हाँ, पर उसको करने का दूसरा भी एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था। इसके बारे में कुछ जानते हो? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, इनके बारे में कुछ जानते हो? मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था कि किसी चीज की होने की संभावना और किसी चीज की ना होने की संभावना दोनों एक के बराबर है। अगर इस सिचुएशन को आपको अपने फेवर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, एस के ऊपर बार कर दोगे तो इसका मतलब हो जाता है नॉट, विच इज इक्वल्स टू 1। अभी जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस 1/13 प्लस ये आपको ढूंढना है, देखो नॉट बी एन एस, तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस इज इक्वल्स टू 1। इस चीज को सामने भेज दो, 1/13 को सामने भेज दो तो -1/13 हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी, अरे रे रे ये तो बहुत ही बुरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस इक्वल्स टू 1 - 1/13। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले ले, कुछ नहीं है तो 1, और बाद में बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन, वही ना जयदीत्य, बटरफ्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, बटरफ्लाई बोलो, या फिर अपनी भाषा में नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है, चलो तो इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। 13 1 जा माइनस 1 1 जा होल डिवाइडेड बाय 1 13 जा 13, 13 - 1 इज इक्वल्स टू अपॉन 13, मतलब 13 में से 12 पत्ते बिना इक्के के होते हैं। 13 में से 12 पत्ते बिना इक्के के होते हैं। ये हो गया आपका आंसर टू नॉट एन एस। इजी? हाँ, अगर मान लो कि आपको वो ट्रेडिशनल मेथड ही करनी है कि इक्का ना हो, ऐसे कितने केस है, तो 52 में से 4 निकाल दो तो कितने बच्चे 48, तो 48 डिवाइड बाय 52 करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। तो फिर हमने यही क्यों चुना? इंप्रेशन, बोर्ड का एग्जाम जब भी आप लिखने जाओगे, धारवी ना बेटा, हाँ, बोर्ड का एग्जाम जब भी लिखने जाओगे ना तो सही लिखना तो जरूरी है ही, इसके अलावा टीचर के माइंडसेट को इंप्रेस करना भी जरूरी है। ऐसा लिखना कि टीचर ना खुश हो जाए, और एक बार अगर वो खुश हो गया ना शुरुआत में ही, तो बाद में आपका इजी हो जाएगा करेक्शन। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप शुरुआत करें सबसे बेस्ट सेक्शन से ही करें। हालांकि बोर्ड में नियम है कि आपको सेक्शन वाइज ही शुरुआत करनी है, सेक्शन ए पहले, सेक्शन बी बाद में, सेक्शन सी, तो हो सके उतना क्या इंप्रेशन अच्छी ही रखे शुरुआत में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। इसमें कोई मेरी हेल्प कर सकता है? 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं, एक संगीता है और एक रेशमा है। प्लेज अ टेनिस मैच, दोनों टेनिस का मैच खेल रही है। 0.38 आ जाएगा ना? लिखे कैसे? थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, संगीता के जीतने के चांसेस 0.62 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो रेशमा जीत जाए उसके चांसेस क्या होंगे, ये आपको ढूंढना है। कैसे कर सकते हो? वेरी नाइस, गुड। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, संगीता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता
wins not, right, equals to 1. काहे? कॉम्प्लीमेंट्री वेरी नाइस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन, संगीता जीते इसके चांसेस कितने हैं? 0.62. संगीता ना जीते तो कौन जीते? अगर संगीता हारती है तो जीतता कौन है? क्योंकि दो ही खिलाड़ी है ना, अगर एक हारता है तो दूसरा जीतता है. तो यहाँ पे संगीता नॉट विंस की जगह पे रेशमा विंस लिख दो तो चलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस इक्वल्स टू व्हाट? राइट. तो इसको सामने भेज दो, 0.62 को 1 के ऑपोजिट भेज दो. तो क्या मैं ऐसे लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस is equals to 1 minus 0.62, which is equals to what? 0.38, जो कि है आपका इजी. और आगे बढ़ो, इसमें हेल्प कर सकते हो. सविता और हमीदा दोस्त हैं. What is the probability that both will have different birthdays and same birthdays? Ignore leap year. Leap year को ignore करो. हाँ. एक का बर्थडे 1/365 Is in non-leap year. लीप ईयर ना हो ऐसे साल में कितने दिन होते हैं? 28 लीप ईयर ना हो, लीप ईयर ना हो और लीप ईयर हो उसमें 366. हाँ 366. अगर लीप ईयर ना हो तो 365 और लीप ईयर हो तो 366. कैसे पता चलता है कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा नहीं? हाँ, किसी भी साल को अगर 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर है. तो 2020 लीप ईयर है. हाँ 2020 फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ. 2020 जो है उसको 4 से डिवाइड करो तो 505 आ जाएगा. तो रिमाइंडर 0 आने की वजह से 2020 जो है वो लीप ईयर है. अभी 2024 गया पिछला साल, क्या वो लीप ईयर था? उसमें एक दिन ज्यादा था. कौन से महीने में? फरवरी में. कितने दिन थे? 20. वेरी गुड. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर इज इक्वल्स टू 365. अच्छा लीप ईयर में तो हाँ नॉन लीप ईयर है. हाँ 365. अभी बर्थडे एक ही दिन हो धारवी, फिर मान्यता. मान लो कि तुम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है. 365 में से तुम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, तो कितने दिन में एक दिन नहीं है? फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. हाँ 365 डेज में से एक दिन, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को तुम दोनों का बर्थडे है. हाँ, अगर 1 जनवरी को तुम्हारा बर्थडे है तो कितने दिनों में तुम्हारा बर्थडे नहीं है? वेरी नाइस. तो क्या मैं ऐसे लिखूं? यहाँ पे देखो, डिफरेंट बर्थडेज, अलग अलग दिन पे बर्थडे हो उसके चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट बर्थडेज, डिफरेंट बर्थडेज, अलग अलग दिन पे बर्थडेज हो ऐसे कितने दिन हैं? कितने दिन में से? यहाँ पे वो फेवरेबल आउटकम लिखना भूल गया. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. 364 दिन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग बर्थडे हो सकते हैं. 365 कुल दिन है. तो ये तुम्हारा हो गया आंसर नंबर 1. सेम बर्थडे हो उसका,
तुम बताओ। नहीं हो सकता ना, 5 आ गया ना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 6 और 4 10, 3 13, 13 हो रहा है। और यहाँ पे 6 3 9 5 14। देख लो, अगर हो रहा हो तो कर देना। सर ना करे तो चलेगा, वो ज्यादा टाइम। देखो, फ्रैक्शन फॉर्म में रखना सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो समझ में आता है। जैसे कि इसको मुझे समझना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि अलग अलग दिन पे 365 में से 364 दिन बर्थडे हो सकता है। अगर पहली को है तो दूसरे का, दूसरी को, तीसरी को, चौथे को। पहली को छोड़ के कितने दिन बचे? 364। तो टोटल तुम्हारे फेवरेबल कितने हो गए? 364। पहला नहीं होना चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए, तो 364। तो ये इजी है समझने के लिए, और फ्रैक्शन फॉर्म ही होता है प्रोबेबिलिटी में। ओके, चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डेज, बर्थडे ऑन सेम डे। सर उसमें क्या? हाँ, बर्थडे ऑन सेम डे। हाँ, सेम डे पे हो, उसका क्या है? 364 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सेम दिन पे हो, इसके चांसेस कितने हैं? 364 एक ही दिन होगा। हाँ। 365 हो जाएगा ना, एक ही दिन। सेम बर्थडे हो, इसके चांसेस पूरे साल में कितनी बार होते हैं? एक बार। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 1/365। आंसर नंबर 2 इजी। पक्का? ऐसे आपको वो डेज वाले भी प्रॉब्लम आएंगे कि अगर साल की शुरुआत मंडे से हो रही है तो नया साल कौन से दिन को शुरू होगा? वो भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको करेंगे। पर मुझे ये बताओ कि अभी मैं जो स्पीड में जा रहा हूँ वो इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बहुत ही इजी है। हाँ, तो कहीं पे किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना। माही? ओके, चलो नेक्स्ट। ये इसमें मेरी हेल्प करो। चलो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। 40 बच्चों का क्लास है, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। लड़के काफी खुशनसीब है कि इतना अच्छा क्लास। हाँ। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। टीचर को मॉनिटर बनाना है इन्हीं 40 बच्चों में से। She writes the name of each of the student on a separate card. टीचर क्या करती है? कार्ड बनाती है और उस कार्ड के ऊपर हर एक स्टूडेंट का नाम लिख देती है। तो कोई मुझे बता सकता है कितनी लड़कियों का कार्ड बनेगा और कितने लड़कों का कार्ड बनेगा? 25 राइट, और 15 लड़कों का कार्ड बनेगा। सर उसको टोटल में वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वही पढ़ते हैं, देखो। 1/25। कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड्स आइडेंटिकल है और किसी थैले में डाले हुए हैं। पुट्स इन अ बैग एंड स्टीयर्स देम स्ट्रांगली। वो अपने बैग में उसको डाल देती है और बहुत ही जोरों से उसको हिला देती है। शी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग, और किसी बच्चे को या वो खुद उसमें से एक कार्ड निकालती है बिना चीटिंग किए। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव लड़की हो या लड़का? बताओ कैसे करेंगे? लिखो कैसे? 24 हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो 1/25 which is equals to favorable outcome upon total outcome। लड़के हैं कितने? टोटल कितने हैं? कुछ कट रहा है? 5 3 जा 8 5 जा। 5/8 में से कोई भी 8 है, 8 में से कोई भी 3 है। तो मतलब ये हुआ कि 8 में से कोई भी 3 लड़के क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। सर लेकिन हमें फेवरेबल। अरे 25 लड़कियां हैं ना। हाँ, सर हमने 15 क्यों लिखा? क्या? सर फेवरेबल आउटकम तो एक ही निकलेगा ना, कोई भी। अरे पर लड़के कितने हैं? हाँ, तो लड़के नहीं भी, मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। हाँ, पर टोटल कितने थे? टोटल सर 15 है ना। 15 टोटल 40 लड़के हैं और उसमें से तो स्टूडेंट लड़के और लड़की मिलके ही होते हैं ना। उसमें से आपको सिर्फ बॉय रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, सिर्फ लड़का सीआर चाहिए। तो लड़के कितने हैं?
आपके फेवर में कितने बच्चे हैं? 40 में एक बार निकलेगा। क्या 40 में से 8 चांस में 8 बार जो करेगा, हाँ, तो उसमें से एक, हाँ उसमें से 3 बार लड़के निकलेंगे। या फिर आपको ये नहीं लिखना है ना, ये तो आप ये लिखोगे तो भी चलेगा कि 40 में से 15 लड़कों के चांस है सीआर बनने के, क्योंकि 15 ही तो है। 40 के क्लास में, 40 बच्चों के क्लास में 15 लड़के, 25 लड़कियां। तो आपका फेवर क्या है? आपका फेवरेट क्या है कि लड़का बने पहली सिचुएशन में। तो लड़का बनना फेवर है, तो लड़के कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 15। टोटल आउटकम कितने हैं? 40। तो 15/40 विच इज इक्वल्स टू 3/8। इजी? ओके। सेम वे ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ये एक्चुअली हमने आंसर नंबर 2 निकाला, 1 नहीं है ये। पहला तो लड़की निकालना था, हमने लड़का निकाल दिया। हाँ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल सीआर। लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने, उसका फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। लड़कियां कितनी हैं? 25/40। 5 5 is 25, 5 8 is 40, 5/8। मतलब 8 में से 5 लड़कियों के चांसेस हैं। अब सही है? पक्का? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स उससे भी कर सकते हो 100%। हाँ 100% ढूंढ सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। उसमें तो टीचर इंप्रेस होगा उल्टा कि बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आता है। तो उसको लिखोगे कैसे? चलो वो बताओ। बॉयज नॉट इक्वल्स टू 1। बाद में बॉयज नॉट को हटा के क्या लिख दोगे? गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल इक्वल्स टू 1। बॉयज का डाल दो, सब्ट्रैक्ट करो, गर्ल्स का मिल जाएगा। फ्रैक्शन में रखो तो ज्यादा सेंस बनाता है, पर डेसिमल में लिखो तो ऐसा नहीं है, कभी कभी टीचर चला लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं। इजी? आगे बढ़ो। A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. एक बक्से के अंदर 3 नीले कलर के, 2 सफेद रंग के और 4 लाल रंग के कंचे हैं। If a marble is drawn at random from the box, अगर उस बॉक्स में से हम मार्बल रैंडमली निकाले, बिना देखे, बिना चीटिंग किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सफेद हो, नीला हो और रेड हो? कैसे करूं? हाँ तुम बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, पहले तो फॉर्मूला ये लिख लो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कंचे मान लो कि यहाँ पे मैं बक्सा बना देता हूँ, ओके? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंचे हैं, ठीक है? 3 ब्लू है, 2 व्हाइट है, 4 रेड है। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? व्हाइट कितने हैं? टोटल कितने हैं? तो 9 में से 2 चांसेस है सफेद कंचा निकलने के। बोलो बोलो। देखो इसका मतलब ये है कि 9 कंचे निकालोगे तो 2 सफेद निकलेंगे। राइट। हाँ हाँ हाँ, देखो 3 ब्लू, 3 और 2 व्हाइट, 3 2 5 और 4 रेड, टोटल 9। इजी? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू का बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ब्लू कितना है? 3/9, 1/3। हाँ बोलो। तो भी सही है। हाँ
देखो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, और अगर कोई गणित शास्त्री डेसिमल में लिखता है 0.33 तो वो भी सही है। ठीक है, तीनों ही केस में कोई गलती नहीं है। पर हाँ, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आलस नहीं करता और यहां पे ना एक लाइन लिख देता, देयर आर 3 चांसेस आउट ऑफ 9 टू गेट ब्लू मार्बल। मैं ऐसा लिख देता आपकी जगह पे होता तो, क्योंकि सिर्फ इसको देख के कोई भी टीचर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो जितना अपने आप को क्लियर करोगे सप्लीमेंट्री के अंदर, उतने ही मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। इजी। चलिए तीसरा, प्रोबेबिलिटी। और सम करने के बाद ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से हाँ, पानी पूरी खाते हो और उसके बाद अगर पानी पूरी वाला तुम्हें सूखा पूरी ना दे तो एक असंतोष रह जाता है, नॉन सेटिस्फेक्शन। ये वही सेटिस्फेक्शन का काम करता है। टीचर को ना ऐसे 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 फील आ जाता है। मैंने भी प्रोफेसर को पेपर नहीं चेक करता, हाँ। डिटेल लिख रखा हूं। हाँ, तुम मानोगे नहीं, कुछ कुछ स्कूल में वो हैंड्स प्रूव्ड हैंड्स वेरीफाइड नहीं लिखवाते, जबकि ये सूखा पूरी है, उससे टीचर खुश हो जाता है। अरे सर मैं पूरा डिटेल में लिखा था, तो प्रकाश अग्रवाल का है आगे। पर वो तो नाम पढ़ते हैं ना, बोर्ड में तो कोई नाम पढ़ता नहीं। बोर्ड में तो पता है नहीं कि ये लड़की का है, लड़के का है, ये अच्छा स्टूडेंट है, ये वीक स्टूडेंट है। बोर्ड में आपका ग्राउंड ही आपकी सप्लीमेंट्री है। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, फॉर्मूला रेड कितने हैं? 4 ना, 4/9। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अगर टीचर को सूखा पूरी खिलाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? राइट, देयर आर 4 चांसेस ऑफ गेटिंग रेड मार्बल आउट ऑफ 9 मार्बल्स। इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। इजी, आगे बढ़ो, इसमें हेल्प कर सकते हो। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously। ये simultaneously क्या है? राइट, एक साथ सिक्कों को उछाला जा रहा है। राइट, तो अगर 2 सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? कौन कौन से? हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आए और दूसरे सिक्के पे भी हेड ही आए। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, और हो सकता है दोनों ही सिक्कों पे टेल आए। तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस है 2 सिक्कों को उछालने पे। राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इन, हाँ तुम बताओ, इन 4 में से कम एक बार हेड हो, ऐसे कितने केस हैं? इसमें कम से कम एक बार है, इसमें भी कम से कम एक बार है, इसमें भी कम से कम एक बार है। राइट, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, फेवरेबल आउटकम कम से कम एक बार हेड, यानी कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, 3। हाँ, तो इसको लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ तो इसको ऐसे लिखो, एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू, तेरी फोटो को सीने से यार चिपका लो सैया फेविकॉल से, तो 3/4। ये हो गया आपका इजी। ओके, इसमें अच्छा ये स्टार है तो इसका क्या मतलब होगा? भी एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट है ना, किसी के पास टेक्स्ट बुक है?
हाँ, तो उसमें देखो एग्जाम्पल 10 पे स्टार लिखा है ना, उसके नीचे देखो सबसे नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। पढ़ो, तुम्हें खुद पता चलेगा। पढ़ो थे, हाँ, स्टार करके नीचे कुछ लिखा हुआ होगा। जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वैसा। फिर से पढ़ो। मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट में नहीं पूछा जा सकता। राइट, ये सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आएंगे, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। स्टार, हाँ हाँ, तो इसीलिए तो फिर भी पर हम इसको कर लेते हैं। बताओ कैसे करें। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, वो म्यूजिकल चेयर की एक गेम चल रही है। प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। जैसे ही खेल शुरू हो 2 मिनट में कभी भी म्यूजिक रोका जा सकता है। 2 मिनट में। What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? 0.30/60। नहीं 13/120। तुम सोच तो सही रहे हो, पर चलो मैं थोड़ा सा आपको इजी करवा दूं। टोटल आउटकम में क्या लिखोगे? 2 मिनट्स। वेरी नाइस। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 2 मिनट, जिसको आप 120। वेरी नाइस 120 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। सर मोर डिटेल के लिए ऐसा नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। हाँ, वो भी लिख सकते हो। इसे और भी अच्छा। हाँ, आप पूरा प्रॉब्लम मिनट्स में भी कर सकते हो, पूरा प्रॉब्लम सेकंड्स में भी कर सकते हो, पर मैंने सेकंड्स में क्यों किया उसका मैं बताता हूँ। अभी आप मुझे बताओ आपके फेवर में कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 30 सेकंड। वेरी नाइस। आउटकम 30/60। आपके फेवर में है कि पहले आधे मिनट में खत्म होना चाहिए, पहले फर्स्ट हाफ मिनट, यानी कि ऐसे लिखो 1/2 मिनट विच इज नोन एज 30 सेकेंड्स। राइट, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या मैं लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हाफ मिनट, पहले आधे मिनट में खत्म हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फोटो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवर में कितना है? 30 सेकेंड्स अपॉन 120 seconds. Second and second will get cancelled. 0 and 0 will get cancelled. 3 4s are 12. तो इसका मतलब हो गया 1 out of 4. ये हो गया आपका आंसर. इजी? पक्का? धारवी? ओके, आगे बढ़ो. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी हम इसको करेंगे ना. कौन सा? ये वाला पीछे वाला? क्यों? हाँ, सर वो रेक्टेंगुलर था, हाँ, उसको पहले एरिया फाइंड करेंगे. गुड, वेरी नाइस. अंदर का है ना वो एरिया. माही, क्या समझ में नहीं आया बताओ. तुम्हारे फेवर में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ इन फर्स्ट हाफ मिनट, पहले आधे मिनट में ही इसको खत्म करना है. तो आधा मिनट मतलब कितना? 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स डिवाइड बाय टोटल मिनट्स. टोटल कितने मिनट्स थे? 2 मिनट को हम सेकंड में लिखेंगे तो 120 सेकंड लिख सकते हैं. तो 30 डिवाइड बाय 120, सब कुछ कट किया तो क्या आया? 1/4. इजी? ओके, चलो आगे बढ़े. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangle region shown in figure 14.2. एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जंगलों में और वो कहीं पे गिर गया. What is the probability that it has crashed? Sorry, it is crashed inside the lake
shown in the figure. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो तालाब में गिरा होगा, राइट? तो तुम मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बीइंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश्ड इन लेक, तालाब में गिरा हो उसकी प्रोबेबिलिटी, विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। यहां पे आउटकम्स नंबर्स में नहीं है, यहां पे आउटकम एरिया में है। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया लिख दो तो चलेगा, राइट? आपके फेवर वाला एरिया कितना है? उतना ही जितना तालाब है। तालाब का लेंथ और ब्रेड्थ तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे निकालूं? वो 3 और 2.5 नहीं हाँ। 2.25 हो जाएगा। कैसे? ये ऊपर वाला 6 है तो बाहर कितना होगा? देखो ये पूरा कितना है? 9। ये कितना है? तो बचा कितना? तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, यहां से लेके और उसका 2.5 यहां तक, राइट? अभी ये देखो पूरा 4.5 है, राइट? ये 2 है, तो 4.5 में से 2 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो क्या मैं ऐसे क्या लिखूं? लेकिन वो तो हाँ। 4.5 है, हाँ, तो 2 + 2 4 तो और 2.5 + 2.5 तो 5 हो जाएगा ना। पर ये 2 है, ये 2.5 है, अच्छा हाँ समझ गए ना? ये 2.5 है, ये 2 है, हाँ तो 2 और 2.5 4, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये 9 है, 3 और 6 9, देखो 3 और 6 9, 7.5 हाँ 7.5 कैसे? 11 हो जाएगा। 11 रुक तो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? फेवरेबल एरिया मतलब ऐसे लिखो, एरिया ऑफ लेक, राइट? डिवाइड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ व्हाट? रिपोर्टेड क्रैश समवेयर इन अ रेक्टेंगुलर रीजन। तो फॉरेस्ट लिख देते हैं, काम करते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तुम लोग मुझे बताओ एरिया ऑफ लेक जो कि एक रेक्टेंगल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी। L कितना है? हाँ 3, और B कितना है? 2.5। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 3 इंटू 2.5, 3 मल्टीप्लाई 2.5 होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? और 9 4.5 9। तो 9 इंटू 4.5 लिख दूं? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9 इंटू 4.5। वो कटकुट बाद में करता हूँ, पहले ना पूरा लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। 3 9 2.5 को क्या मैं 25/10 लिख सकता हूँ, और 4.5 को क्या मैं 45 नीचे के नीचे वाला ऊपर, डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, राइट? अभी कटकुट करवाओ मुझसे। 10 and 10 will get cancelled. 3 3s are 9। 25 को खोल दे अगर हम तो 5 5s are 25, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, वेरी नाइस। 5 9s are 45। तो जो बचा हुआ है उसको वापस से लिख दो। क्या क्या बचा? ऊपर क्या बचा? कौन सा 3 और 9? नीचे नीचे नहीं, ऊपर इंडिया नीचे पाकिस्तान। युद्ध होगा तो इंडिया वाले लोग इंडिया वाले को नहीं मारेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले को कट नहीं कर सकता, नीचा वाला नीचे वाले को नहीं कर सकता। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? नीचे क्या बचा हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 9। उसको क्या लिखेंगे? 5/27।
तो हेलीकॉप्टर तालाब में गिरा हो उसके चांसेस 27 में से 5 है। 27 किलोमीटर ढूंढेंगे, उसमें 5 किलोमीटर मतलब 27 अगर पूरा जंगल है तो 5 भाग में शायद वो गिरा होगा। लाइकवाइज तो ये हो गया आपका, हाँ हाँ, तो इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज मिल जाएंगे, अगर आपको परसेंटेज ज्यादा समझ में आते हैं तो। उसमें अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो चलेगा? नहीं, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। एक्स्ट्रा में फाइंड कर लिया फिर भी मार्क काटेंगे। वो लिखोगे तो इम्प्रेस कर पाओगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि 5/27 is a probability of this. When we convert this to percentage, it is this much percentage. ऐसे करोगे तो ज्यादा इंप्रेसिव है, इजी है, पर सारी चीजें टाइम देख के करना, क्योंकि मैथ्स के पेपर में टाइम कम पड़ता है। इसको कैसे करेगा? कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स of which 88 are good, 8 have a minor defects, 4 have a major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have a major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? It is acceptable to Sujata. पूरा ऊपर से गया? ओके, तो प्रॉब्लम नहीं। एक चीज समझो, इसको मैं हल्के से समझाता हूँ। कार्टन बॉक्स समझते हो? कार्टन बक्सा, जिसके अंदर वो पार्ले जी के गुड्डे के बिस्किट आते हैं, वेफर पैकेट्स आते हैं, वो बक्सा जो अमेज़न वाले डिलीवर करते हैं। हाँ, कार्डबोर्ड वाला का कार्टून। हाँ, उस कार्टन में ना 100 शर्ट्स रखी हुई है, बड़ा सा कार्टन। उसमें से 88 जो है, 88 जो है वो अच्छी कंडीशन में है, कहीं से फटी हुई नहीं है, बटन भी सही है, सब कुछ सही है। 8 जो है, 8 उसके अंदर माइनर डिफेक्ट है, एक आधा बटन नहीं है, थोड़े से धागे निकले हुए हैं, कहीं से थोड़ा सा कट लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। 4 शर्ट जो है उसमें मेजर डिफेक्ट है। मेजर डिफेक्ट मतलब बटन ही नहीं लगे, कॉलर ज्यादा फटा हुआ है, ऐसा वगैरह है। अभी इसको खरीदने वाले 2 ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर समझते हो ना, जो एक जगह से खरीदता है और दूसरी जगह बेचता है और बीच में मुनाफा कमाता है। तो वो ट्रेडर एक है जिमी और एक है सुजाता। हाँ, अभी जिमी जो है ना, जिमी जो है वो मॉल में काम करता है। कहाँ पे? मॉल में। तो वो ना सिर्फ वही शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है जो अच्छी कंडीशन में है। राइट, तो वो सिर्फ 88 शर्ट्स को ही लेना चाहता है। हाँ, नहीं, जिमी जिमी हाँ, जिमी सिर्फ अच्छी कंडीशन वाले ही चाहता है। सुजाता दूसरे हैंड में, मान लो कि उसकी खुद की दुकान है और उसके पास खुद का वो सिलाई मशीन भी है, तो सुजाता क्या करती है? ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव अ मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट वाले ही वो रिजेक्ट करती है। सॉरी, ये नहीं, हाँ, सिर्फ यही वाले उसको नहीं चाहिए, बाकी माइनर डिफेक्ट वाले वो खुद रिपेयर कर देगी और बाद में बेचने के लिए दे देगी। तो पूछ रहे हैं, हाँ, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल बाय जिमी कैसे लिखूं? प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल बाय जिमी, तो हम इसको लिखेंगे क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हाँ हाँ, जिमी को कैसे चलेंगे? सिर्फ अच्छे वाले, तो इसका फेवरेबल यानी कि गुड और टोटल यानी कि 100। अच्छी कंडीशन वाले कितने हैं? अपॉन 100। अभी आप बोलोगे सर इसको रिड्यूस करना चाहिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपकी मर्जी, ऐसे रहने दोगे तो भी ये सही ही है। हाँ, मतलब 100 में से 88 शर्ट ऐसे हैं जो जिमी एक्सेप्ट करेगा। क्या? हाँ, रिड्यूस करोगे इसको तो ये हो जाएगा 44 2 तो ये और कट जाएगा, फिर और 2 हो जाएगा, यानी कि 22/25 शायद। हाँ हाँ, तो वो उतना ही आएगा। अभी प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल
बाय सुजाता। सुजाता को कैसे कैसे चलेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सुजाता की चॉइस कौन कौन सी है? गुड एंड माइनर। गुड प्लस माइनर डिफेक्ट वाले भी उसको चलेंगे। डिवाइड बाय 100, हाँ या ना? ओके। तो गुड कंडीशन वाले कितने हैं? 88 प्लस 8 प्लस माइनर डिफेक्ट वाले 8 डिवाइड बाय 100, तो विच इज इक्वल्स टू 96 मतलब कि 48 अपॉन 50। हाँ, ये हो गया आपका आंसर। अगर रिड्यूस करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिड्यूस करने के बाद डेसिमल में करना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बट वॉट एवर यू राइट जस्टिफाइड, जो भी आप लिखे उसको जस्टिफाई करिए, क्योंकि एग्जामिनर है ना, वो वही देखेगा जो आप लिखोगे, तो उसको क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि वो मार्क देने में हिचकिचाए नहीं। मिनिमम आंसर देखना है तो वही ले लेंगे 24 मिनिमम आंसर मतलब? अच्छा, रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म में पूछे तो रिड्यूस फॉर्म में लिखे, पर जहां तक मैंने पेपर देखे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। हम चेक करते हैं, हम तीनों को सही देते हैं, फ्रैक्शन वाले को भी सही देते हैं, डेसिमल वाले को भी सही देते हैं, रिड्यूस वाले को भी सही देते हैं, और जो लास्ट में वो लाइन लिख के फिनिश करता है ना, तो उसको तो हम खुश हो जाते हैं। और एक बार हम खुश हो गए तो उसके बाद छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करते हैं। इजी? चलो आगे बढ़ो। इसमें कोई हेल्प कर सकता है? 2 डाइस, बाप रे, हाँ 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो पहले तो एक काम करते हैं, मुझे टोटल आउटकम से बता दो। इसके लिए ना मुझे जगह चाहिए, तो 2 डाइस को अगर हम फेंक रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कौन कौन से? 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6 फिर 2 1। देखो ये ना काफी वो रूटीन वाली चीज है, तो आधे माइंड से करोगे ना तो क्या होगा पता है? 1 6 1 7 1 8 1 9, और जब नींद खुलेगी ना तब 49 50 तक पहुंच जाओगे। तो इसमें ध्यान देना, 2 1 फिर 2 2 ऑफ कोर्स 2 3। तो बेटा तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे भी बोरिंग ही लग रहा है, पर लिखना है। 2 4 2 5, 4 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा। 2 6 फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 5 1 5 2, क्या 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अरे बाप रे, रुक जाओ, ओरिएंटेशन खराब हो गया इसमें। हाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बोलो भारत माता की। हाँ, ये टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 36। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टोटल 36 आउटकम्स हमारे हो गए। अभी बोल क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of a dice? डाइस को फेंकते हैं तो हम ऊपर वाला नंबर कंसिडर करते हैं, कितना आया। तो 2 डाइस का सम 8 हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है? कितना होना चाहिए? 8 हो। तो
4 हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि इसमें 8 कहाँ कहाँ हो रहे हैं? 1 3 1 3 मतलब 8 4 नहीं 8 सम, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5, 2 6 तो ये 2 6 5 3 एक मिनट, हाँ ये थोड़ा गंदा सा हो गया। 2 6 फिर 3 5 फिर 5 3 4 4 फिर 5 3 फिर 6 2। तो 36 में से कितने आपके फेवर में है? 1 2 3 4 5, राइट? तो फॉर्मूला लगाओ। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 4/36 probability of getting sum is equals to 8 is equals to favorable outcome upon total outcome। तो 36 में से 5 केस आपके फेवर में है, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1, राइट? अभी दूसरा केस देखो। सम इज 13, सम जो है वो 13 होना चाहिए। हाँ, तो 13 कहाँ हो रहा है मुझे बताओ? नहीं हो रहा तो 0 हाँ, 13 कभी होता है? नहीं हो रहा 13 होते हैं, 2 डाइस फेंके तो 13 नंबर आते हैं, नहीं कभी नहीं तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? हाँ नहीं, लिखोगे क्या? प्रोबेबिलिटी सम इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 36। ये हो गया आंसर 2। पर मान लो आपको टीचर को इम्प्रेस करना हो तो क्या करेंगे? there is a 0 chance out of 36 of getting 13 और कुछ बेटर? so it is impossible to get 13 the sum of 13 ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता। हित जी कनेक्टेड हो कि डिस्कनेक्टेड? इजी। चलो लास्ट, लेस देन और इक्वल्स टू 12। हाँ, 12 या 12 से छोटा, 12 या 12 से छोटा। मुझे बताओ 12 या 12 से छोटा कितने हैं? वेरी नाइस, सारे ही 12 या 12 से छोटे हैं ना। तो 36 के 36 इवेंट आपके फेवर में ही है, तो इसको क्या लिखोगे? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज, या सॉरी इज नहीं लिखते, इक्वल्स टू लिखते हैं। सम इक्वल्स टू, सॉरी सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से छोटा, विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 36 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू 1। अभी टीचर को सेटिस्फेक्शन देना है, क्या लिखोगे? किसमें किसमें? अरे हाँ, वो लिखना रह गया, सॉरी। इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1, इसमें क्या लिखोगे? सो इट इज, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं? राइट, सो इट इज श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट है? तो इसमें टीचर होगा, ही होगा, 100% होगा। इजी है? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम बाकी रखते हैं, पहले इतना लिख लो। इजी है? ठीक है।